हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसमें कृषि यानी एग्रीकल्चर का क्या योगदान है और एग्रीकल्चर कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट जो जनसंख्या है हमारा उसका वो प्रोवाइड करती है और आउटपुट कैसा है। तो हमें कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए, नो हेजिटेशन। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ है एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। दो इट्स शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जो भी प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ उनकी जो फाइनल वैल्यूज़ को ऐड करके हम जीडीपी निकालते हैं। आप इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ मैं समझाऊंगा आपको। हैज़ रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951। तो 1951 के बाद से जो जीडीपी है इसमें जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का योगदान है वो कम होता जा रहा है, कंट्रीब्यूशन कम होता चला जा रहा है। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क, 52%। ये 2010 और 11 डेटा बदलते रहते हैं, वीडियो बन जाता है तो थोड़ा पुराना हो जाता है। वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस। मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, सस्टेनेंस के लिए 52% बहुत होता है। यानी अगर हम ये मान लेते हैं कि भारत में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से अगर एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो देखें तो 52 लोग 100 में से सिर्फ एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और उसके बाद 48 लोग जो हैं वो अदर सेक्टर्स में लगे हुए हैं। ये 2010-11 का सिनेरियो है। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइन। देखिए ये जो है ये एम्प्लॉयमेंट मतलब कितना प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चर सेक्टर, वो है, ना कि कंट्रीब्यूशन है। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर द जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो अगर इतना एम्प्लॉयमेंट यानी लगभग आधे से ज़्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं तो उनका आउटपुट भी इतना होना चाहिए कि उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो जीडीपी में, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए चिंता का विषय है। बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेग्नेशन, डिक्लाइन का मतलब कम होते जाना, स्टेग्नेशन का मतलब वहीं पर रुके रहना, इन एग्रीकल्चर विल लीड टू अ डिक्लाइन इन अदर स्फेयर्स ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि अगर इसका कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन होगा तो अदर स्फेयर्स पे भी असर पड़ेगा इकोनॉमी में, और इससे पूरे समाज पे असर पड़ता है। देखिए एग्रीकल्चर जो है ना वो फूड चेन डेवलप करता है और अदर इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट भी करता है, तो असर तो पड़ेगा ही। सप्लाई चेन पे असर पड़ेगा तो आउटपुट पे भी असर पड़ेगा। कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो भारत में कृषि के महत्व को देखते हुए तो गवर्नमेंट तो कुछ करेगी ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को आधुनिक बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें हुई। अभी हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा भी था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। देखिए ये जो है ना बहुत पुरानी बॉडी है, इसकी स्थापना तो 1921 में ही हो गई थी, जुलाई में। तब इसका नाम था इंडियन की जगह इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च पे काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। वेटरनरी सर्विसेज यानी कि जो पशु है ना रिलेटेड सर्विसेज हैं, क्योंकि किसान लाइव स्टॉक भी पालते हैं। एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी, कि अच्छी अच्छी ब्रीड्स एनिमल्स की तैयार की जाए जो किसान अपने पास रखें। क्योंकि एग्रीकल्चर में जैसे मान लीजिए कोई भैंस पाल रहा है, गाय पाल रहा है और उसका दूध वो सेल करता है, तो वो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आ जाएगा। एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटरोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट, की भाई मीटरोलॉजी और वेदर फॉरकास्ट में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी अच्छी खासी भविष्यवाणियाँ होती हैं मौसम को लेके, तो ये किसानों को मदद करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान मानसून पर डिपेंडेंट हैं। वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गांव देहात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि सड़कें हैं, सिंचाई व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, और जो आजकल ऑनलाइन जो सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जैसे स्कीम्स लोगों तक पहुंच सके, वाज आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सेम। तो बुक पुरानी है, अब इसमें सब ऐड करना चाहिए जो भी इंटरनेट सर्विसेज जोड़ी गई हैं, ई मंडियाँ जोड़ी गई हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं जिन्हें हम DBT कहते हैं, तो ये सब इंक्लूड होना चाहिए। देखिए टेबल दिया गया है नीचे, उस टेबल को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ क्लियर दैट दो द GDP ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। तो ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ पता चलती है GDP से, 6-7 के आसपास रहती है। पेंडेमिक तो काफ़ी लो चली गई। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो हमने देखा कि GDP जो है सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री में जनरेट नहीं कर रही है। अब जिसकी वजह से लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिसलरेटिंग। तो एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है वो कम होती चली जा रही है, एक्सीलरेटिंग की बजाय डिसलरेटिंग हो रही है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा करती है। आज क्या है कि इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज। भारत के किसान आज बहुत ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल उन्हें इंटरनेशनल कंपटीशन भी झेलना पड़ रहा है। ये ठीक देखिए कंपटीशन होता क्या, ठीक उसी प्रकार से कि आप बैठे हैं एग्जाम में, आपके बगल में ही बैठा हुआ है, आप उससे तेज़ हैं, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत तेज़ आ गया, पढ़ने में बहुत तेज़ लड़का है और सिर्फ एक ही सीट है, तो पछाड़ देगा ना आपको। या तो हम उसे आने ना दें, या फिर कुछ लिमिट लगाएं, या फिर कुछ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दें जिसे हम सब्सिडी कहते हैं।
अगर आपको मार्केट में बनाए रखना है तो, कंपटीशन में बनाए रखना है तो इसी तरह किसानों की मदद की जाती है। तो इंटरनेशनल कंपटीशन, रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जो लोक हित में जो इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए पहले हम टेबल देख लेते हैं। देखिए ये 2013-14 है, ये 14-15 है, ये 15-16 है। अगली बुक में हो सकता है आपको और आगे का डेटा मिल जाए। तो देखिए एग्रीकल्चर का 4.2 था। अगर 6.6 की रफ्तार से अगर ग्रो कर रही है इकोनॉमी तो 4.2%, इंडस्ट्री का 5.0%, सर्विसेज काफ़ी आगे जा रही हैं। सर्विसेज टोटल अगर परसेंटेज हम निकालें जो भी जीडीपी का है तो उसमें सर्विसेज 56% से भी आगे हैं, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 16 और 17% के आसपास रहता है। लेकिन फिर भी टोटल जो देखा जाए पूरे वर्ल्ड का, उसमें से शेयर हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब ग्रो कर रहे हैं। देखिए 5.9 ग्रो करा, 7.3, फिर 9.2, और ये कम होता चला जा रहा है। अगर 4.2 में से 0.2 यहाँ घटा दीजिए, उसके बाद 1.1 यहाँ घटा दीजिए, कुल मिला के आप 1.3 घटा दीजिए, तो कहीं जाके 3.9 आएगा ये 4.2 जो है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम है। तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी कम हो रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट से आप ये समझ सकते हैं गवर्नमेंट तो इन्वेस्टमेंट करती है, लोगों का भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो रहा है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीजिंग। तो सब्सिडी वही मैंने बताया कि आपको जो मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये में है और आपको वो 8 में उपलब्ध कराई जाती है और 2 रुपये आपसे कम लिया जाता है तो सब्सिडी हो जाएगी। आपके यहाँ गैस सिलेंडर्स आते हैं तो ज़रा पूछिए आप कि वो कितने में आपको मिलता है। मान लीजिए वो 900 प्लस में मिलता है और आपको बाद में बैंक में कुछ पैसा वापस चला आता है तो आप उसको घटा दोगे तो आपको कम में पड़ेगा। सब्सिडी है। मान लीजिए एक खाद की बोरी का दाम 1000 रुपये है, सरकार 1000 रुपये में ख़रीदती है, लेकिन अगर आपको वो 700 में उपलब्ध करा रही है किसानों को, तो 300 का जो गैप है उसे सरकार खुद वहन कर रही है। ये सब्सिडी है। तो आपको ओरिजिनल प्राइस पे ना देकर कम प्राइस पे उपलब्ध कराया जाता है। तो जो बीच का जो गैप है प्राइस का उसे हम सब्सिडी कहते हैं। तो डिक्रीज़ कर रही है टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो यही 700 से मान लीजिए 300 को जब 200 दे, फिर 100 दे, फिर सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए। तो सब्सिडी खत्म करने से इकोनॉमी को तो लाभ होगा लेकिन फार्मर्स को नुकसान होगा। मोर ओवर रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डिट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर। देखिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ वो होती हैं कि मान लीजिए इंडिया है और बगल में चाइना है, तो चाइना से कोई माल इंडिया में आता है तो उसे इंडिया की बाउंड्री को पार करना पड़ेगा। तो चाइना से किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश में कोई सामान जाता है तो इंपोर्ट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया। तो भारत अगर बाहर से मंगाएगा तो वो इंडिया का इंपोर्ट कहलाएगा, और भारत अगर बाहर भेजेगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट कहलाएगा। तो एक्सपोर्ट तो अच्छी चीज़ है, इंपोर्ट अच्छी चीज़ नहीं है। तो मान लीजिए हमारे यहाँ राइस का प्रोडक्शन हो रहा है और वो राइस का प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है और हम बाहर से भी मंगा लेंगे, तो निश्चित है कि जो भारत के जो फार्मर्स हैं उन पर दबाव पड़ेगा। कैसे दबाव पड़ेगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमारे यहाँ राइस की कॉस्ट है लगभग 20 रुपीज़ पर केजी, ठीक, ये हम मान लेते हैं कि 20 रुपीज़ पर केजी हमारे यहाँ दाम है। लेकिन चाइना से अगर हम इस तरह से राइस मंगाते हैं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए इकोनॉमी फ्री भी है, वो 15 रुपये केजी अगर मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे, मतलब चाइना से मंगाया उन्होंने 10 रुपये में, 5 रुपये प्रॉफिट लेके 15 केजी में बेच रहे हैं, तो जो भारत का किसान है उसका तो राइस बिकेगा ही नहीं, क्योंकि उसे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स क्या कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाती हैं। अगर चाइना से कोई माल आप मंगाते हो तो भारत सरकार को मान लीजिए आप 25% टैक्स दोगे। तो अगर 10 रुपये में भी अगर राइस भारत में आ रहा है तो उसका 25% आप और जोड़ लीजिए तो लगभग 2.5 रुपये बनेगा। तो जाएगा 12 रुपये 50 पैसे का लगभग, और फिर कॉस्ट वॉस्ट लेके 13, तो ये कम से कम अब 15 का तो नहीं बिकेगा, ये जाएगा लगभग 17-18 का लगभग। तो इसलिए अगर हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करते हैं तो ये जो 15 रुपये है ये और लेस हो सकता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा सकते हैं तो ये 15 और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम होने से भी ये डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है भारतीय एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन ये एक प्रकार से तरीके बहुत अच्छे हैं भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो फेस करना ही करना है। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो किसान भी एग्रीकल्चर में पैसा नहीं लगाना चाहते, उनके लोग बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं, खेती नहीं करना पसंद करते। तो जिससे कुछ डाउनफॉल हमको देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, लोग बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। अब देखिए यहाँ है, व्हेन फार्मर्स हैव बीन फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड लैंड अंडर एग्रीकल्चर डिक्रीजिंग, कैन वी थिंक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हाँ बिल्कुल, आप डेयरी खोल सकते हो, मान लीजिए आप खेती नहीं करना चाहते हो, आप कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कर सकते हो, पोल्ट्री है, फिशिंग है, ये सब किया जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा गया है कि वाई फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड्स। उसका कारण ये होता है कि जो उन्होंने लोन लिया होता है बैंक वगैरह से, उसे वो पे नहीं कर सकते, या उन्होंने पर्सनल लोन लिए होते हैं महाजन वगैरह से, उसे पे नहीं कर पाएंगे तो वो कमिट सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि परिवार तो उनका चल नहीं सकता और कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, दे कमिट सुसाइड। हालांकि सुसाइड नहीं करना चाहिए, फेस करना चाहिए सिचुएशन को।
अब देखिए यहाँ फाइंड आउट वाई एन इंडियन फार्मर डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम अ फार्मर। बिकॉज सब यही कहते हैं भैया किसानी में मेहनत बहुत है, पैसा कम है। 3-3 4-4 5-5 महीना आप खेत में लगे रहते हो और उसके बाद जो आउटपुट निकलता है उसका दाम उतना नहीं मिलता कि हम पर महीने की सैलरी बांध सकें। कि मान लीजिए आपने 4 महीना मेहनत की और प्रोडक्शन आपका 100 रुपये का हुआ और उसे आप 150 में आप बेच पाए, तो 50 रुपये को अगर आप डिवाइड कर दोगे 4 महीने में तो कम से कम 10-10 रुपये से ऊपर का पर मंथ बनेगा। तो इस हिसाब से वो पर मंथ सैलरी नहीं बांध पाते, घाटा भी हो जाता है अक्सर। अगर क्लाइमेट साथ ना दे, वेदर कंडीशन साथ ना दें, तो वो चाहते हैं भैया बाहर जाओ, कम से कम सैलरीड पर्सन बनो, नौकरी ढूंढो, अच्छी कमाई करो। इसके बाद ये टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर, इसे हम अगले ट्यूटोरियल पार्ट में लेंगे। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। योर जीत सर सेज यू गुड बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।